बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कि बैट्समैन के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। उसने कहा कि मैंने सेंचुरी करनी है, बस काफ़ी है मेरे लिए। आबद अली की मैं बात करूं, आबद अली, मुझे बड़ा अफसोस है आबद अली के साथ कि उसको क्या ज़रूरत थी बेस्ट को मिड विकेट पे इस तरह की ऊंची शॉट खेलने की, क्या ज़रूरत थी? उसको तो विकेट पे खड़ा होना चाहिए था, उसको तो विकेट पे स्टे करना था। ओपनर का ये काम नहीं होता है कि स्लोकिंग करें, ओपनर्स का ये काम नहीं होता है कि इम्प्रोवाइज़ करे। इम्प्रोवाइज़ करता है उस वक्त जब उसने कम से कम 100-150 टोटल बोर्ड पे लगाया हुआ होता है। अभी 30-40 स्कोर नहीं हुए आपको, आप इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश पे मिड विकेट पे आपने कैच दे दिया। बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे लग रहा है कि आपका कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है और अभी तक आप वो जो एक मेंटल टफनेस है, जो एक टेम्परामेंट है, वो उसके साथ आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके और वहाँ पर आप लैकिंग है आपके साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो यूनुस खान जो क्रिकेट कोच हैं, हमारे बैटिंग कोच है टीम के, उनको आबद अली के साथ बैठ के इस इशू को सॉल्व करना चाहिए कि उसका इशू क्या है, वो क्या साइकोलॉजिकली कहीं पे आके वो ब्लॉक हो जाता है या और क्या कोई इशू है, या उसको अपना इंग्लैंड कंडीशन में अभी तक जहाँ पर बॉल इतनी मूव कर रही है उसमें उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो भी इश्यूज़ हैं उसके, वो यूनुस खान के साथ बैठ के उसको सेटल करने चाहिए। जहाँ तक अज़हर की कैप्टनसी का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल इससे एग्री हूँ कि अज़हर जो है वो अब जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसमें उससे वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा सका। उसने अपने रिसोर्सेज को, अपने बॉर्डर्स को उनके पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया। मुझे नहीं पता कि शादाब खान जो था वो कोई उसके साथ कोई इंजरी का इशू था, जो मतलब सेकंड इनिंग्स में उसने बहुत कम ओवर करवाए। भाई जब यासर खान को वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बेशक वो विकेट दे रहा था, लेकिन विकेट के साथ साथ वो स्कोर भी बहुत दे रहा था, तो उस वक्त शादाब खान को क्यों नहीं लाया गया? तो मे बी ये कैप्टन ही बेहतर जानता है कि उसके साथ कोई इशू था या क्या था। मेरा ख्याल में शादाब खान को लाना चाहिए था और वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और वो अपनी जो एग्रेशन है उसके साथ वो इंग्लैंड के बैट्समैन के लिए मुश्किलात पेश कर सकता था। नसीम शाह से जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं, वो अभी बहुत वक्त पड़ा है जिसमें नसीम खान को अपना जो भी पोटेंशियल है वो साबित करना होगा। अभी वो ये स्टफ़ नहीं है कि जिससे वो अपनी टीम को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। तो सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होता है। ये इतनी जल्दी आपको इतनी स्विंग और स्विंग पे फिर कंट्रोल, ये आप इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते। ये उस वक्त होता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस जो है ना वो वक्त के साथ आएगा। अभी आप मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान मैच हार गया। इंग्लैंड के बैट्समैन जो थे, ये अगर आप देखें तो उनके जो मेन बैट्समैन हैं, जिसमें बर्न्स के बारे में तो मैंने आपको कहा था कि वो कोई वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका, तो मुझे यकीन था कि पाकिस्तान के बॉलर उसको जल्दी आउट कर लेंगे। जो उन्होंने किया, सिडनी भी को बहुत अच्छी नहीं कर सका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायूस किया वो बेन स्टोक्स ने, जो उनका मेन बैट्समैन है और जो बड़ी फॉर्म में था वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो दोनों इनिंग्स में कोई काबिल ज़िक्र स्कोर नहीं कर सका, लेकिन जॉय रूट जो उनका कैप्टन है, उसने दोनों इनिंग्स में अपने कप्तान होने का एक जो होता है वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन उसने दिया है और उसने विकेट पे स्टे किया है, जो बदकिस्मती से हमारे अज़हर खान साहब जो है वो नहीं कर सके, अज़हर अली साहब नहीं कर सके, उनको करना चाहिए था। अज़हर अली पे बहुत तनकीद हो रही है और मैं उस तनकीद को ये नहीं कहता हूँ कि वो नाजायज़ है, वो तनकीद उस पर बनती है, उस पर होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ कि उसने जो फील्डिंग सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो खड़ी की हुई थी, या वो फील्डिंग गलत थी, प्लेसिंग गलत थी, या उसके बॉलर जो थे उन्होंने अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं की और पाकिस्तान मैच हार गया।
अब दूसरा टेस्ट जो है वो साउथहैम्पटन रोज बाउल स्टेडियम है या वहाँ खेला जाएगा। तो उसमें अगर आप मुझे सिलेक्शन के लिए कहें, अगर आप सिलेक्शन के लिए कहें तो मैं फौरी तौर पे असद शफीक को बाहर निकाल दूँगा और उसकी जगह मैं फवाद आलम को ले आऊँगा। ऑब्वियसली ले आऊँगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि उसके लिए बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं कि जी उसने फ़र्स्ट क्लास में इतने किए। वो 10 साल या 9 साल पहले जो उसकी सेंचुरी थी वो अभी तक हम उसका ही ढोल पीट रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के पास, इंग्लैंड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास मैन पावर है, उसमें अगर मैं सेलेक्टर होता, मैं कप्तान होता, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता, तो मैं फवाद को टीम में शामिल करता और असद शफीक को कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आप आराम से बैठें। और मैं रिजवान की जगह भी, रिजवान को मैं रिप्लेस तो ना करता, वो विकेट कीपिंग करता रहता है, लेकिन मैं सरफराज को एज ए बैट्समैन टीम में शामिल कर लेता। तो बहरहाल ये तो मेरे ख्यालात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब टीम मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करती है, ये मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अपनी गलतियों से सबक सीखेगी। और एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे कि ये मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो माशाल्लाह वहाँ पर क्या कर रहे हैं वहाँ पर कि उनका फास्ट बॉलर जो है वो तकरीबन 100 के, उनका जो नेक्स्ट स्पिनर जो है वो 100 के करीब स्कोर देता है। और इसके बावजूद मतलब वो कोई ख़ास, और वो भी जो मैं आपको बताऊं कि वो जो उसने आउट किए हैं वो उसमें उसकी अपनी क्लास का वो जो बॉलिंग जो थी उसका कोई ख़ास उसमें नहीं था वो इम्पैक्ट उसका, बल्कि वो ये था कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने जब इम्प्रोवाइज़ करना चाहा कि भाई हम जल्दी इस मैच को ख़त्म किए तो वो आउट हो गए। तो उसमें उनकी, इंग्लैंड के बैट्समैन की गलतियों का ज़्यादा हाथ है बनिस्बत इसने कि इसने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, यासर शाह ने खासा मायूस किया। तो अब देखिए अगले टेस्ट में पाकिस्तान एक बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है। तो मैं यहीं पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और आपसे एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि काइंडली आप मुझे अपने कमेंट्स और अपने सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए, और ताकि मैं अपने प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक